Okay, today we are going to start 12th biology first chapter whose name is sexual reproduction in flowering plant. सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में किस चीज के बारे में है ये चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो पहली बात हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट किसको कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होते हैं टोटल देर आर 5 कैटेगरी या 5 डिवीजन ऑफ प्लांट्स आर देयर इन अवर नेचर। अगर हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स क्या क्या होते हैं, एक होता है एल्गी, दूसरा होता है ब्रायोफाइट्स, तीसरा होता है टेरिडोफाइट्स, चौथा होता है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट में हमारा जो प्लांट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो अगर हम लोग बात करें एल्गी की, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की, इनमें से जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इन सब के अंदर फ्लावर नहीं आते हैं। फ्लावर इज नॉट प्रेजेंट इन दिस प्लांट्स। ओनली अगर हम लोग किसकी बात करें, कौन से प्लांट के अंदर फ्लावर आते हैं, तो वो हमारा जो प्लांट है वो क्या है, एंजियोस्पर्म। और इसीलिए हम लोग एंजियोस्पर्म को क्या नाम देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। इनके अलावा हम लोग इनमें से किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट नहीं बोलते, ना एल्गी को, ना ब्रायोफाइट, ना टेरिडोफाइट, ना जिम्नोस्पर्म, ना ही एंजियोस्पर्म। ठीक है, अगर हम लोग एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट अगर कोई बोलता है तो डायरेक्टली वो किसके बारे में बात कर रहा है, एंजियोस्पर्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं फ्लावर की, तो हम लोग फ्लावर का अपने लाइफ में अदर अदर पर्पजेस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, फ्लावर बहुत सारे सोशल चीजों को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि हम लोग कभी किसी की रेड फ्लावर दिया तो उसका मीनिंग क्या होता है, सफेद फ्लावर दिया तो उसका क्या मीनिंग होता है, तो अलग अलग। अगर किसी की डेथ हुई तो वहां पे भी हम लोग फ्लावर का यूज करते हैं अदर प्लेसेस पे। अगर किसी की सेरेमनी है, शादी है, ऐसी जगहों पे भी फ्लावर का यूज करता है। कुछ लोगों को फीलिंग्स अपनी शेयर करनी होती है तो उसके लिए भी फ्लावर का यूज किया जाता है ना। तो सबसे पहले अगर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि प्लांट के अंदर फ्लावर का क्या यूज होता है, तो इट इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, ये साइट है जिसके जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे फ्लावर जो होते हैं, वो साइट होती है, वो जगह होती है जहां पे फ्लावर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ना है कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमें फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि फ्लावर जो होते हैं उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर के अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बात करते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो देखा जाए
तो फ्लावर के जो 4 पार्ट्स होते हैं बेसिक, उसके अलावा भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि 5th पार्ट, लेकिन हम लोग बेसिक 4 पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला जो पार्ट होता है फ्लावर का, उसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स, फर्स्ट पार्ट। दूसरा जो पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। इसके बाद थर्ड जो पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। और जो फोर्थ पार्ट होता है फ्लावर का, जिसको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। अगर हम लोग एक टिपिकल फ्लावर देखते हैं, ठीक है, एक फ्लावर देखते हैं यहां पे, ये जो फ्लावर का ये वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर फ्लावर सिचुएटेड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। थैलेमस कुछ जगहों पे कुछ बुक में लिखा हुआ होता है, इसी को हम लोग रिसेप्टेकल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लावर को हिंदी में बोला जाता है पुष्पासन, थैलेमस को बोला जाता है पुष्पासन बेसिकली। तो पुष्पासन मतलब क्या होता है, वो चीज जिसके ऊपर फ्लावर सिचुएटेड है, आसन है जो फूल का, फ्लावर का, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर के कुछ ऐसे लगे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीनिश कलर का, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरे को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। लेकिन अगर इसमें से एक सिंगल पोर्शन हम लोग निकाले, एक सिंगल पार्ट निकाले उसको, तो उसको एक सिंगल पार्ट को हम लोग नाम देते हैं सेपल। क्या बोलते हैं, सेपल। तो अगर हम लोग बात करें कैलिक्स की, तो कैलिक्स जो होता है ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर के नीचे सिचुएटेड होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, इसके एक सिंगल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल। और क्लास 11th में हम लोग अलग अलग कंडीशन पढ़े कि अगर सेपल्स फ्यूज है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमोसेपलस, और अगर फ्यूज है तो गैमोसेपलस, और अगर फ्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेपलस। वैसे ही अगर हम लोग कैलिक्स की बात करें, तो कैलिक्स क्या होता है, किसी भी फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होता है, जितने भी कलरफुल पार्ट होते हैं, पूरे कलरफुल पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोरोला। लेकिन अगर उसमें से सिर्फ हम लोग एक कैलिक्स की बात करें, सिर्फ एक करोला के एक इसमें से बात करें, हिंदी में जिसको पंखुड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर करोला के अगर हम लोग सिर्फ एक पार्ट की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पेटल। अगेन ये पेटल कैसे हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं फ्री हो। तो अगर जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैमोपेटलस। और अगर फ्री है तो हम लोग बोलते हैं उसको पॉलीपेटलस, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं एंड्रोसियम की, तो एंड्रोसियम जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। एंड्रोसियम जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट होता है। और अगर हम लोग बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल का, अगर गाइनोसियम की बात करते हैं तो ये जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है। ये 4 पार्ट हो गए, जिनमें से कैलिक्स और करोला को हम लोग बोलते हैं एसेसरी पार्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, कैलिक्स एंड करोला को एसेसरी पार्ट, जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम को क्या बोला जाता है, इसेंशियल पार्ट, क्योंकि ये जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आया बात, ठीक है। अब अगर अगर हम लोग किसकी बात करें, मेल पार्ट की, तो मेल जो पार्ट होता है फ्लावर में ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ये ऐसे जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल पार्ट। और उन सारे को हम लोग क्या नाम देते हैं, एंड्रोसियम। अगर लेकिन इसमें से एक सिंगल पार्ट की बात करें, ये सिंगल चीज निकाल दिया इसमें से, इस सिंगल को हम लोग नाम देते हैं, ये जो सिंगल है इसमें से निकाल दिया जाए, सिंगल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस सिंगल पार्ट को हम लोग नाम देते हैं स्टेमेन। क्या नाम देते हैं, स्टेमेन। जबकि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, जितने भी होंगे उन सबको हम लोग बोलते हैं गाइनोसियम। लेकिन अगर उसमें से एक सिंगल पार्ट की बात करें, सिंगल पोर्शन निकाल दें, तो एक जो सिंगल पोर्शन होता है फीमेल के अंदर, फीमेल पार्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं, या तो बोलेंगे कार्पेल, या फिर उसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं पिस्टिल। तो ये बेसिक जो है हमारे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। हालांकि ज्यादा डिटेल जो है क्लास 11 बायोलॉजी का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्लावर का, व्हाट इज कैलिक्स, व्हाट इज करोला।
तो फिलहाल के लिए मैं बता देता हूं कि कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स के अगर कैलिक्स जो सारे के सारे कैलिक्स के सेपल अगर फ्यूज्ड है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमोसेप्लस, गैमोसेप्लस बोला जाता है। और अगर फ्री होंगे, ठीक है, तो फ्री होंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेप्लस, पॉलीसेप्लस, ठीक है। वैसे ही अगर कोरोला के पेटल अगर फ्यूज्ड है तो उसको हम लोग बोलेंगे गैमोपेटलस, और अगर फ्री है तो पॉलीपेटलस, ठीक है। तो अगर हम लोग इस चैप्टर में जैसे प्रोसीड करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंड्रोसियम के बारे में पढ़ना है। एंड्रोसियम यानी कि स्टेमन के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, और स्टेमन के स्ट्रक्चर के अंदर पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जब कभी भी हम लोग पढ़ते हैं, जब कभी भी हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं कोई किसी का भी, चाहे प्लांट्स का चाहे एनिमल्स का, उनके अंदर हम लोग 3 कैटेगरी में रिप्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और इसके बाद जो सेकंड है, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और लास्टली हमारा क्या आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अगर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं आपस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो इवेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक। अगर हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करते हैं तो व्हाट आर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मेल गैमेट कैसे बनते हैं, मेल गैमेट, मेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। मेल गैमेट क्या होता है, यहाँ पे हमारे केस में जो है कि इंसानों के केस में जो मेल गैमेट होता है वो स्पर्म होता है। तो यहां पे मेल और एंड फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट गैमेट की बात करेंगे। इंसानों में मेल गैमेट जो होता है स्पर्म होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, तो मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर होता है। और अगर हम लोग फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट जो होता है वो मेगा स्पोर होता है, और हम लोग को उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। मेल गैमेट कैसे बनेगा, मेल गैमेट बनेगा तो मेल गैमेट से आगे चलकर क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन कैसे फॉर्म हो रहे हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। और फीमेल गैमेट क्या होता है, फीमेल गैमेट होता है मेगा स्पोर, और मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्मेशन होता है वो देखना है। तो पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि मेल गैमेट स्ट्रक्चर कौन सा था, मेल गैमेट कैसे बनेगा, फीमेल गैमेट कैसे बनेंगे, ये सारे के सारे हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में देखेंगे। फर्टिलाइजेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और व्हाई वी कॉल डबल फर्टिलाइजेशन, हम लोग इनको क्यों बोलते हैं, ठीक। अगर हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो गए, तो फ्यूज होने के बाद सीड फॉर्मेशन क्या होता है, सीड कैसे फॉर्म होती है, सीड फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे। एक बार सीड फॉर्म हो गई, सीड फॉर्मेशन के बाद एक बार अगर सीड फॉर्म हो गया, ठीक है, तो सीड फॉर्मेशन के बाद जो है उसके अंदर एंडोस्पर्म नाम की चीज होती है जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, जो फ्रूट्स में हम लोग जो खाते हैं, तो एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ये सारी चीजें देखेंगे। और कुछ अदर टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, पॉली एम्ब्रियोनी, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये चैप्टर इन सब चीजों के बारे में है।
सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ेंगे, एंथर पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेल गैमेट माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, पॉलन ग्रेन पड़ता है कैसे बनता है। आज हम लोग उतना ही देखेंगे, ठीक। तो अगर हम लोग मेल गैमेट के एक सिंगल पार्ट को लेते हैं, यानी एंड्रोसियम के एक सिंगल पार्ट को लेते हैं, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, और इसको हम लोग नाम देते हैं स्टेमन। स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है इस पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं फिलामेंट। अब ये जो फिलामेंट है फ्लावर के या तो कैलिक्स से जुड़ा हुआ हो सकता है या तो थैलमस से जुड़ा हो सकता है, सॉरी, फ्लावर के या तो पेटल से अटैच हो सकता है या फिर थैलमस से अटैच हो सकता है। तो अगर हम लोग स्टेमन की बात करते हैं तो स्टेमन में जो ये होता है डंठल जैसा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, डंडे जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। और ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक्चुअल में मेल गैमेट, यहाँ पे मेल गैमेट जिसके अंदर ये इसको इस फूला हुआ जो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एक्चुअल में मेल गैमेट बनता है, यानी कि माइक्रोस्पोर, माइक्रो स्पोर बनेगा मेल गैमेट। और इसके अलावा यही आगे चल के डेवलप होगा पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन में, और उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिलामेंट जो होता है डंठल जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो हमें इतना डिटेल में इसको पढ़ना नहीं है। जबकि हमें किसके बारे में पढ़ना है, एंथर के बारे में पढ़ना है। तो जब कभी भी हम लोग एंथर को देखते हैं, एक टिपिकल एंथर को, तो हमें जो एंथर जो दिखता है वो ऐसा दिखता है कि ये दो भागों में बटा हुआ है। कभी भी हम लोग एंथर को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि दो भागों में बटा होता है। तो इसी कंडीशन को, दो भाग इसके दिखते हैं, इसीलिए इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बाइलोब। क्या बोलते हैं, बाइलोब। एंड अगर हम लोग एंथर की बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बाइलोब। और जब हम लोग एक एंथर को कट करते हैं तो उसके अंदर भी दिखता है कि इसके अंदर भी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डायथिकस। एक एंथर के अंदर, एक जो है लोब के अंदर दो भाग अलग से दिखते हैं, और तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायथिकस। मतलब एंथर कैसा हो सकता है, एंथर जो है पहले तो बाहर से में दो भागों में बटा हुआ दिखता है, फिर अगर हम लोग उसको ओपन करें, उसको कट करते हैं डायसेक्ट, तो एक भाग के अंदर दो दीवार बनी हुई दिखती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायलोब एंड डायथिकस। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बायलोब्ड एंड डायथिकस होता है, ठीक है, बायलोब्ड एंड डायथिकस, ठीक है। और अगर हम लोग किसकी बात करते हैं एंथर के अंदर, तो जब हम लोग एंथर को ऐसे ऊपर कट करते हैं, एलएस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं एंथर का, टीएस, तो हमें एंथर ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर जो ऐसे स्ट्रक्चर दिखे हुए हैं, चार ऐसे स्ट्रक्चर जो बनते हैं, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रो स्पो, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। क्यों माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे केस में मेल गैमेट स्पर्म होता है सिंगल सेल वाला, लेकिन प्लांट के केस में मेल गैमेट जो होता है वो होता है माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर इन्हीं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनता है, ठीक है। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जब ये माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप हो जाएंगी और इनके अंदर क्या बन जाएगा, पॉलन ग्रेन बन जाएगा, और ये मेच्योर हो जाएंगे, तो इसी जगह को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, इसी जगह को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं इसी को, पॉलन सैक। सैक मतलब पॉलन सैक, इसी को बोलेंगे जब ये डेवलप हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ने जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो स्पोरेंजिया। सो सबसे पहले अगर हमें स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ना है तो हमें पता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो टेट्राड होता है। टेट्राड मींस चार इसके अंदर होते हैं, ठीक है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अगर हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया की फर्स्ट टिश्यू की लेयर की बात करें, जो पहली टिश्यू की लेयर होती है,
उसका नाम क्या होता है? फर्स्ट टिश्यू जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, ये टिश्यू का न्यूक्लियस हो गया, डॉट 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 डॉट। और अगर हम लोग इसकी पहले टिश्यू की लेयर की बात करें तो पहले टिश्यू की जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। और इसके जो नीचे बेनेथ होती है, इसके नीचे जो होती है, इसके नीचे जो टिश्यू की लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है ये भी, और उस लेयर का नाम हम लोग देते हैं एपिडर्मिस। इसके बाद आता है हमारा एंडोथीसियम। और इसके बाद 2 से 3 लेयर होती है एक टिश्यू की, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक, दो, 2 से 3 लेयर होती है, उसको हम लोग नाम देते हैं, उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि मिडल में है इसीलिए इसको नाम दिया जाता है मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स। यहां पे लेयर्स वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये 2 से 3 लेयर होती है, नहीं सिंगल लेयर नहीं होती, 2 से 3 लेयर होती है टिश्यू की, इसीलिए इसको बोला जाता है मिडल लेयर। और लास्ट में अगर हम लोग बात करें सबसे इनर मोस्ट पार्ट जो होता है टिश्यू का, जो कि जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो टिश्यू होती है, इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं टेप्टम। क्या बोलते हैं? टेप्टम। और ये टेप्टम जो होती है, टेप्टम जो लास्ट लेयर होती है, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन और माइक्रो स्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? नरिशमेंट। ये 4 लेयर होती हैं। अगर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करें तो इसके अंदर 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपिटम। अगर ऊपर वाली अगर हम लोग 3 लेयर की बात करें, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, तो ये 2 काम करती है। पहला काम ये करती है कि पहली चीज है प्रोटेक्शन, एंड सेकेंड वन, ये लोग डेहिसेंस, डेहिसेंस इन द सेंस कि इसकी बात करें हम लोग, डेहिसेंस जो है, इट मीन्स कि ये पॉलन ग्रेन जब झड़ते हैं और उसको बचाने में हेल्प करती है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन से, और उसको डेहिसेंस यानी कि झड़ने में हेल्प करती है। अगर हम लोग बात करते हैं टेप्टम के अंदर, तो टेप्टम के अंदर कुछ टिश्यू की लेयर होती है, जिन टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती है, इनके अंदर जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पीएमसी। पीएमसी मतलब, पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पॉलन मदर सेल, और यही आगे चल के कैपेबल होती हैं पॉलन ग्रेन बनाने के लिए। इसीलिए इनको क्या नाम दिया जाता है? पीएमसी जो पॉलन मदर सेल है इनको, और स्पोरोजिनस टिश्यू की ईच सेल जो होती है कैपेबल होती है माइक्रोस्पोर बनाने के लिए या फिर पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, इसीलिए इनको हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल पॉलन ग्रेन। पोटेंशियल पॉलन मतलब इनको बोला जाता है। ठीक है। अगर हम लोग टेप्टम की, अगर हम लोग इन सारी लेयर्स की बात करें, अगर अब हम लोग जो एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं जिसका नाम है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में नाम जो है बहुत सारी चीजें बताता है। कभी भी बायोलॉजी में किसी भी वर्ड के पीछे एक वर्ड आए जेनेसिस, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। अब किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन की जिस प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे, माइक्रोस्पोर क्या होता है? अगर हम लोग माइक्रोस्पोर बोलते हैं तो यही प्लांट के केस में क्या होता है? मेल गैमेट होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द
प्रोसेस बाय विच माइक्रो स्पोर इज माइक्रोस्पोर इज formed from pollen मदर सेल। इसी को हम लोग लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में पॉलन मदर सेल को पीएमसी। तो पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पॉलन मदर सेल। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर इज फॉर्म फ्रॉम विच सेल्स? पॉलन मदर सेल्स। हम लोग पॉलन मदर सेल के बारे में पहले ही बता चुके हैं कि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं जो कि कैपेबल होती है पॉलन ग्रेन बनाने के लिए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। इसका हम लोग दूसरा नाम भी यूज करते हैं माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो अगर हम लोग बात करें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच माइक्रोस्पोर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉलन मदर सेल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। अगर माइक्रोस्पोर क्या है? मेल गैमेट है। हमारे केस में मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि माइक्रोस्पोर कैसे फॉर्म हुए और किससे फॉर्म हुए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं, तो अगर हम लोग माइक्रोस्पोर की बात करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो सेल्स आएगी, एक सेल है मान लो माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी प्लॉइडी कितनी है? 2n, मतलब कि दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसी को हम लोग नाम देते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीएमसी। ठीक है, पीएमसी जो है इसके अंदर क्या हुआ? अगर हम लोग पीएमसी की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा? देख, जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमें क्रोमोसोम के नंबर को हाफ करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तो इसमें मियोसिस होता है, और मियोसिस को हम लोग दूसरा नाम देते हैं मियोटिक डिवीजन बोला जाता है। तो अगर मैं पीएमसी की बात करता हूं पॉलन मदर सेल, तो पॉलन मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद दो सेल्स बनी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, और दो सेल क्या? इसके अंदर जो न्यूक्लियस है इसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, एन और एन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? सेकेंड मियोसिस में दो होता है। अगर हम लोग बात करें ये मियोसिस सेकेंड होगा, और मियोसिस सेकेंड की बात करें तो इसके अंदर चार सेल बनती है, और चारों सेल की जो प्लॉइडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, सबके अंदर एन एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि चारों सेल आपस में जुड़ी हुई है, इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड का मतलब क्या होता है कि माइक्रोस्पोर साथ में लगे हुए, टेट्राड मतलब होता है चार। इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करती है, उस एंजाइम का नाम है कैलेज। और कैलेज क्या होगी कि अलग हो जाती है। कैलेज क्या करती है कि सारे के सारे माइक्रोस्पोर को अलग करती है, तो एक पॉलन मदर सेल से एक पॉलन मदर सेल से एक पॉलन मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये जो बने हुए चार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। तो हम लोगों ने देखा कि जो पीएमसी होती है पॉलन मदर सेल, एक पॉलन मदर सेल से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि अगर 100 पॉलन मदर सेल है तो इससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? तो हमें पता है एक से चार बनते हैं, तो 100 से कितने बनेंगे? 400 माइक्रो स्पोर फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि हमें पता होना चाहिए कि अगर एक से चार बन रहे हैं तो 100 से 400 बनेंगे। ठीक है ना? तो अब हम लोग देखेंगे कि अभी जो माइक्रोस्पोर होता है, माइक्रोस्पोर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। अब ये जो माइक्रोस्पोर है यही डेवलप होता है पॉलन ग्रेन में। यही किसमें डेवलप होता है?
पॉलन ग्रेन में। और याद रखना कि माइक्रोस्पोर जो है मेल गैमेट होता है, जबकि पॉलन ग्रेन क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। अब मेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेट में बहुत बड़ा फर्क होता है। मेल गैमेटोफाइट हम लोग तब तक बोलते हैं जबकि हाफ नंबर वाली सेल सिंगल हो। एक हाफ नंबर वाली सिंगल सेल प्रेजेंट है, हाफ नंबर क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड सेल अगर सिंगल ही प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट। अगर इसने क्या किया कि डिवाइड करके एक से ज्यादा सेल बना ली और उन सेल के अंदर एक से ज्यादा सेल बना ली और उन सेल के अंदर जो है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, जबकि माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेट होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम लोग माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने की बात करते हैं, तो अगर हम लोग पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन जो होता है इसके अंदर, पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो पॉलन ग्रेन जो होता है इसका जो साइज है, वैसे तो जनरली पॉलन ग्रेन हमें इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग कलर के डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के मिलते हैं, लेकिन अगर इसके पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो पॉलन ग्रेन का जो डायमीटर होता है 25 से लेके 25 टू 50 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। माइक्रोमीटर सबको पता है, माइक्रोमीटर मींस 10 टू द पावर -6 मीटर्स, बहुत ही स्मॉल होता है कि नहीं। तो अगर हम लोग किसकी बात करें, ये स्ट्रक्चर हो गया माइक्रोस्पोर यानी कि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन। अगर हम लोग बात करते हैं कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, तो अगर हम लोग माइक्रोस्पोर की बात करें तो माइक्रोस्पोर के अंदर कितने n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और एक न्यूक्लियस है। ये हमारा क्या है, माइक्रोस्पोर। अगर हम लोग माइक्रोस्पोर की बात करते हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्पोर के अंदर जो ये सेल है, ये सेल कैसे डिवाइड करती है। अब याद रखना कि मियोसिस नहीं होगा, कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है। कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि जितने पेरेंट सेल में जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उतने सेट ऑफ ही क्रोमोसोम किसमें आते हैं, डॉटर सेल में। ठीक है, तो यहां पे ये क्या होता है, माइटोटिकली डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद दो तरह की सेल बनती है। एक जो होती है सेल जिसके पास साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, ऐसे स्पिंडल शेप न्यूक्लियस बनता है, और दूसरी क्या होती है, छोटी सी सेल बनती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म कम होता है। इस सेल को हम लोग बोलते हैं, इस सेल को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल, और जबकि इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। अगर हम लोग बात करें जनरेटिव सेल, तो जनरेटिव सेल साइज में छोटी होती है और ऐसा बोला गया एनसीईआरटी में कि जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे तैर रही होती है। ठीक है, ये लाइन लिखा गया है एनसीईआरटी में। अब जो है हम लोग स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर हम लोग पॉलन ग्रेन के एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर दो तरह की सेल होती है, जो स्मॉल, जिसके अंदर बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है, उस सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, इस सेल को हम लोग नाम देते हैं, पहले बता चुका हूं, हालांकि ये बाद में हम लोग मेंशन करेंगे। एक सेल जो होती है ये होता है हमारा जनरेटिव सेल, और ऊपर जिसके पास स्पिंडल शेप के न्यूक्लियस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। अगर हम लोग पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल वॉल होती है, दो चीजें होती है प्रोटेक्ट करने के लिए। पहला जो होता है ऊपर वाला, जो सबसे बाहर होता है, जो सबसे बाहर होता है, जो सबसे बाहर होता है, ये जो लेयर है जो डिसकंटिन्यूअस है, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्साइन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। और जो इसके अंदर जो लेयर आती है दूसरी वाली, इसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। इसको बोला जाता है एक्साइन और इसको बोला जाता है इंटाइन। ये हमारी क्या हो गई, अभी हम इन लेयर के बारे में बात करेंगे। अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं एक्साइन की, तो एक्साइन जो है एक सब्सटेंस से बना होता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। उस सब्सटेंस का नाम क्या है, स्पोरोपोलिनिन। और स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जिसको आज तक कोई हमें कोई ऐसी एंजाइम नहीं मिली है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है प्लांट के केस में।
आज तक कोई ऐसी एंजाइम नहीं मिली है जो कि डिग्रेड कर सके किसको, स्पोरोपोलिनिन को। ये क्या काम करती है कि पॉलन ग्रेन को बचाती है बहुत हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से, जैसे कि बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, उन सारी चीजों से पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगर हम लोग बात करें इस, देखो स्पोरोपोलिनिन जो होती है वो डिसकंटिन्यूअस है, और जहां पे डिसकंटिन्यूअस है, जहां पे मतलब स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, उस जगह को हम लोग नाम देते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। अच्छा, जर्म पोर क्यों होता है? जर्म पोर इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि स्पोरोपोलिनिन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, उसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि जब फर्टिलाइजेशन करना होगा, तो उस समय फर्टिलाइजेशन के समय जो फर्टिलाइजेशन के समय जो हमारा ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल इसके अंदर से बाहर निकलना चाहिए कॉलम ग्रेन से, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो बाहर कैसे निकल पाएगा? क्योंकि कोई एंजाइम तो ऐसी है नहीं जो कि इसको डिग्रेड कर सके, उसको सड़ा सके, उसको हटा सके, कोई एंजाइम है नहीं। तो जब डिग्रेड नहीं कर पाएगी तो उसके अंदर से निकल नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो स्पोरोपोलिनिन होता है, इसका नेचर ने अपने आप सोल्यूशन निकाला है कि जहां ऐसे जगह पे क्या करो, थोड़ी थोड़ी जगहों पे, कुछ कुछ जगहों पे स्पोरोपोलिनिन बनाओ ही नहीं, और जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? जर्म पोर। अगर हम लोग बात करें जो अंदर वाली लेयर होती है उसको, जो अंदर वाली वॉल होती है उसको हम लोग नाम देते हैं इंटाइन, और ये दो चीजों से बनी होती है। एक तो हो गया सेलुलोज, और प्लस दूसरी चीज क्या हो गई? पैक्टिन, है ना। दो चीजों से बना होता है, सेलुलोज एज वेल एज पैक्टिन। अगर हम लोग पॉलन ग्रेन की बात करते हैं तो ये जो सेल होती है, बड़ी वाली सेल, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी वाली सेल होती है, इस सेल को हम लोग नाम देते हैं जनरेटिव सेल। अब पॉलन ग्रेन के बारे में हम लोग यहीं पे कुछ और बात करेंगे कि जो पॉलन ग्रेन होता है, जब पॉलन ग्रेन डेहिसेंस होता है, जब झड़ता है, तो जब झड़ेगा तो उसमें से 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं, मान लो कि 100% में से 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं? टू सेल्ड स्टेज के होते हैं। टू सेल्ड मतलब कि मतलब उनके अंदर, पॉलन ग्रेन के अंदर दो ही सेल होती है। 60% पॉलन ग्रेन डेहिसेंस मतलब झड़ते हैं, जब अंतर से जब झड़ेंगे तो वो 60% पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज के होते हैं। टू सेल्ड स्टेज मीन्स कि एक सेल जो है वेजिटेटिव सेल होगी, प्लस एक सेल जो है जनरेटिव सेल होगी, जनरेटिव सेल होगी। और बचे हुए जो 40% पॉलन ग्रेन होते हैं, बचे हुए जो 40% पॉलन ग्रेन होते हैं वो थ्री सेल्ड स्टेज के होते हैं। थ्री सेल्ड स्टेज। अगर हम लोग थ्री सेल्ड स्टेज की बात करते हैं तो इसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल तो सेम होता है, लेकिन जो जनरेटिव सेल होती है वो दो हो जाती है। और वो ये जनरेटिव सेल दो कैसे होती है? ये खुद जनरेटिव सेल जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो माइटोटिकली डिवाइड करके दो सेल बना देती है। और याद रखना कि जब कभी भी फर्टिलाइजेशन करवाना होता है तो हमें टू सेल्ड स्टेज पे पॉलन ग्रेन नहीं चाहिए होते हैं, हमें पॉलन ग्रेन थ्री सेल्ड स्टेज पे चाहिए होते हैं। तो बचे हुए जो 60% होते हैं, जब पॉलिनेशन होता है, जब वो स्टिग्मा पे पहुंचेंगे, जब ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचा, तो ये सेल भी, ये जनरेटिव सेल भी, ये जहां पे जो बची हुई जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल भी टू सेल्ड स्टेज पे पहुंच जाती है। मतलब ये खुद से डिवाइड करके दो जनरेटिव सेल बना देगी। हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन में समझ में आएगा कि दो जनरेटिव सेल क्यों चाहिए, एक वेजिटेटिव सेल क्यों चाहिए। फिलहाल के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए दो जनरेटिव सेल चाहिए होता है और एक वेजिटेटिव सेल चाहिए होता है। ठीक है।